हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल का। तो वो डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पर मिल जाए और आप सारा सिलेबस मेरे साथ साथ कवर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट डियर लर्नर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसका मतलब है क्या? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक मैनेजर कितने लोगों को डायरेक्ट कर सकता है, मतलब कितने लोगों को वो समझा सकता है कि भाई तुम्हारा काम क्या है, कितने लोगों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर ले सकता है। तो जितने लोगों को वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है उसको बोला जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। चलिए एक डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि पेपर में आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ सकती है। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ली है विलियम स्प्रिगल की। उन्होंने क्या बोला है? ही सेड कि स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स उतने लोग जो डायरेक्टली एक मैनेजर को जवाबदार होंगे, मतलब जिनकी रिपोर्टिंग एक मैनेजर को होगी वो उसके स्पैन के अंदर उतने लोग ऐड होते जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल का? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने ये पता लगाना है कि एक जो सिंगल बॉस है वो कितने लोगों को गाइडेंस दे सकता है, लीडरशिप दे सकता है। बिकॉज अगर हम बोलें कि इसका तो जी कुछ है, कह ही नहीं सकते, इट्स नॉट लाइक दिस। हर एक इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने लोगों को गाइडेंस दे सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर यही चीज हमने पता लगानी है कि एक मैनेजर कितने लोगों को गाइडेंस देगा और लीडरशिप देगा। अब आ जाता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने तरीके का होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बात प्रेजेंटेशन में बार बार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। दो तरीके का स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, वाइड एंड नैरो। वाइड का मतलब है बड़ा। ध्यान से देखिए चार्ट को, इट सेज वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंदर कई सारे सबॉर्डिनेट है जिनको वो गाइड करेगा, जो उसको रिपोर्ट करेंगे कि हमने कितना काम कर दिया। दूसरा उससे बिल्कुल उल्टा है, वो है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो का मतलब होता है कम। ध्यान से पढ़िए, इट सेज कि मैनेजर के अंडर कम सबॉर्डिनेट्स हैं, यानी कम लोगों को वो गाइड करेगा और कम लोग ही उसे आके रिपोर्टिंग करेंगे कि हमने कितना काम और कैसे कर दिया है। तो ये क्लियर हुआ कि देयर इज टू टाइप ऑफ स्पैन, वाइड एंड नैरो। नाउ सी, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके के पढ़े हैं। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस चीज का भी स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। देखो कैसे। अगर तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब कि यहाँ पर लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी हाई है, हर काम पूछ पूछ के ही करना पड़ेगा। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी होती है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर इतना लोगों को गाइड करना है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर भार ज्यादा पड़ जाएगा काम का। दूसरा आ जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या है कि जो सुपरवाइजर है उसके लोगों के साथ कॉर्डियल मतलब अच्छे, उसके अपने सबॉर्डिनेट के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जिस कारण से जो सबॉर्डिनेट हैं वो डेडिकेटेड हैं। उनके सोशल मतलब उनके आपस में एक दूसरे की इज्जत की भावना है, एक दूसरे की बात सुनते हैं। ऐसे में क्या होगा, तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, तो बार बार गाइड नहीं करना पड़ेगा, तो बर्डन काम का इन्फॉर्म करने का कम होता जाएगा और इसके अंदर एक मैनेजर ज्यादा लोगों को एक टाइम पे गाइड कर पाएगा। तो अब ध्यान से चार्ट को देखिए। इनफॉर्मल के अंदर मैंने एरो नीचे लगाया है, जिसका मतलब स्पैन छोटा हो गया, कम लोगों को कंट्रोल करना है। फॉर्मल के अंदर मैंने एरो ऊपर को लगाया, इसका मतलब हायर स्पैन है, आप ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। अब उसी बात को और आगे लेके चलते हैं। देखो दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉल स्ट्रक्चर होता है और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। टॉल स्ट्रक्चर का मतलब है बहुत सारी लेयर्स हैं, मतलब ढेर सारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। चार्ट को ध्यान से देखिए कितनी ज्यादा लेयर्स मैंने इसमें ऐड करी हुई हैं। इस ऐसे केस में क्या होगा, बहुत कंट्रोल होगा एक्टिविटीज के ऊपर। हर काम आप अपने सीनियर को बताओगे,
वो अपने सीनियर को बताएगा और इस तरीके से नंबर ऑफ लेवल्स हाई हैं। इस केस में नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है इस केस में। दूसरा आपका आ जाता है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है कि लेयर्स कम हो गई। दोनों इमेजेस को ध्यान से देखिए, टॉल में बहुत ज़्यादा लेयर्स डाली हुई हैं लेकिन फ्लैट के अंदर सिर्फ 3 ही लेयर्स डाली हैं मैंने। तो अगर फ्लैट होगा इसका मतलब ये है कि जो सीनियर्स हैं उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स इंटेलिजेंट लगते हैं, उन्हें लगता है कि इन्हें काम दिया जा सकता है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं, समझदार लोग हैं। ऐसे केस में क्या होगा, लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के कम होते जाएंगे, फ्लैट होती जाएगी, लेवल्स कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाओगे बिकॉज रिपोर्टिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग कम मतलब बर्डन कम, सो यू विल बी एबल टू कंट्रोल मोर नंबर ऑफ पीपल, जिसे बोला जाता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाना। हाँ जी, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होगा कि नैरो होगा। आइए अब इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अबिलिटी ऑफ द एग्जेक्टिव, मतलब कि जो सुपीरियर है, जिसने लोगों को गाइड करना है, मतलब जिसने लोगों को कंट्रोल करना है, उसके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं। तो मैंने एबिलिटीज आपको समझाई, देखो यहाँ पर देखिए, लीडरशिप कैसी करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल वर्क मतलब इन चीज़ों को कैसे संभालता है, कम्युनिकेट वो अपनी बात को अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाता है, उनकी सुनता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जज, वो लोगों को कैसे जज करता है, उनकी कैपेबिलिटीज को पहचान पाता है। लिसन, क्या वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, गाइड करता है समय आने पर। और क्या वो लोगों को इंस्पायर मतलब मोटिवेट करता है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे वो लोगों को समझाता है। अगर तो उसके अंदर हाई एबिलिटीज है, मतलब जितनी एबिलिटीज मैंने बोली ये सारी पॉजिटिव हैं, मतलब हाई इंटेलिजेंट बंदा है, तो वो ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाएगा, उसका स्पैन हाई होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये एबिलिटीज उसके अंदर कम है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब वो लोअर स्पैन, वो ज्यादा लोगों को मैनेज एक टाइम पे नहीं कर पाएगा, उसे लो स्पैन रखना पड़ेगा। अब है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर कितनी काबिलियत है। सबॉर्डिनेट्स की काबिलियत होती है उनका एक्सपीरियंस, कितने साल से काम कर रहे हैं, स्किल्ड, कितने पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, उनको अपने काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग दी गई है। देखो यहाँ पर भी सेम ही है, अगर तो ये सारी एबिलिटीज उनकी पॉजिटिव हैं, मतलब उन्हें कम गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो मैनेजर अपना स्पैन बढ़ा सकता है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, लोगों के पास फ्रेशर्स हैं या अभी इतने स्किल्ड भी नहीं है, काम को सीख रहे हैं, उस केस में आपको ज्यादा लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, यानी यू विल हैव लोअर स्पैन, कम लोगों को आप अपने अंडर रख के मैनेज कर पाओगे। थर्ड इज नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा है। तो जो रूटीन का काम है, अगर तो आसान काम है तो यू कैन हैव हायर स्पैन क्योंकि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर काम कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजिंग है, तो इस केस में बार बार समझाना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा लोगों को नहीं मैनेज करोगे, जो मैनेजर है वो अपने स्पैन को लो रखेगा। अब आता है सुपरविजन का टाइम। सी, मैंने ये पहले पुराने अपने प्रेजेंटेशंस में आपको सिखाया है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायर लेवल भी होता है, लोअर लेवल भी होता है। तो जो हायर लेवल ऑफ मैनेजर है उन्हें ज़्यादा काम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा काम उन्हें करना पड़ता है, थिंकिंग का बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए उनके पास बहुत कम टाइम बचता है कि वो किसी को ज़्यादा डायरेक्ट कर पाए। सो दे विल हैव नैरो स्पैन। लोअर लेवल मैनेजर्स के पास थिंकिंग का काम कम होता है, मतलब ज़्यादा टाइम बच गया ना, तो वो बचे हुए काम में लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजर विल हैव वाइडर स्पैन। तो आप चार्ट को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर सुपरविजन का टाइम जो है दैट इज रिलेटेड टू कि बाकी थिंकिंग का कितना काम है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है डेलीगेशन की, मतलब कि लोगों को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो यहाँ सुपीरियर जो है, अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है, हर बंदे को उसका काम अच्छे से समझा दिया गया है,
तो स्पैन हाई होगा, बिकॉज सबको पता है कि मैंने क्या काम करना है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, आपने क्लैरिटी नहीं दी, लोगों को नहीं पता हमने क्या काम करना है, तो वो बार बार आएंगे सुपीरियर के पास पूछने, कंफ्यूजन होगी, सुपीरियर को बार बार क्लियर करनी पड़ेगी। इस केस में वो अपने ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ही विल हैव अ लोअर स्पैन। कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, क्लियर है, इंफॉर्मेशन अच्छे से सब सुनते हैं, तो ठीक है, फिर स्पैन बड़ा हो जाएगा क्योंकि लोगों को क्लैरिटी है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सिस्टम फॉल्टी है, लोगों के ऊपर काम की क्लैरिटी नहीं है, तो अगेन बार बार बताना पड़ेगा और यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल इसी वजह से कम हो जाएगा। नाउ कम्स क्वालिटी ऑफ प्लानिंग। अगर तो आपकी प्लानिंग क्लियर है, सबको पता है, बार बार देखो सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर तो क्लियर है सबको तो इंस्ट्रक्शंस बार बार नहीं देनी पड़ेंगी, तो वाइडर स्पैन। लेकिन अगर प्लान ही लोगों को क्लियर नहीं है तो बार बार क्लियर करने पड़ेंगे और स्पैन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम जो है वो क्लैरिटी में ही वेस्ट हो जाएगा। डिग्री ऑफ फिजिकल डिस्पर्शन, मतलब जिन लोगों को आपने कंट्रोल करना है, क्या वो फिजिकली आपके पास हैं? अगर तो वो सेम प्लेस पे हैं, फिर तो आप ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर लोग आपसे दूर दूर जगहों पर रहते हैं, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा और आपका स्पैन जो है वो कम हो जाएगा। 9th पॉइंट है कंट्रोल करने का तरीका। अगर आप पर्सनली 1-on-1 एक एक बंदे को कंट्रोल करोगे तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पैन जो है वो नैरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, स्टैंडर्ड बना दिए, लोगों को बता दिया, तो फिर तो लोग वहां से देख सकते हैं, तो यू कैन मैनेज मोर पीपल और जिसका रिजल्ट होगा वाइडर स्पैन। अब आता है रेट ऑफ चेंज। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे सेक्टर की है, जैसे आईटी का सेक्टर है, जो बार बार चेंज होता है, तो आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा, तो बार बार चेंज होते सेक्टर में नैरो स्पैन होगा, क्योंकि पॉलिसीज नई नई बनेगी, समझाने में टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपका ऐसा सेक्टर है जो बार बार नहीं बदलता, उस केस में एक बार पॉलिसीज बन गई, वो चलती जाएंगी, तो आप ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाएंगे। अब इसके अंदर ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फिर कितने लोगों को एक मैनेजर जो है वो मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिनका नाम है V.A. ग्रेनेकुलस। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसके अंदर उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के 3 तरह के रिलेशंस होते हैं, डायरेक्ट सिंगल, डायरेक्ट ग्रुप और क्रॉस। इनको स्टडी करके ये देखा जा सकता है कि कितने लोगों को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये थ्योरी थी क्या। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में करती हूँ, इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दूंगी जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए कि एक हमारे पास सुपीरियर है जिसका नाम है मिस्टर आशीष, ए लिख दिया मैंने, और उनके अंदर 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, एक का नाम है प्रेम जिसे मैंने पी लिखा और साक्षी जिसे मैंने एस लिखा। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? जो मिस्टर आशीष की रिलेशनशिप पहली है प्रेम के साथ, दूसरे वो किस बंदे को गाइड कर रहे हैं? साक्षी को, यानी ए विद पी, आशीष विद प्रेम एंड आशीष विद साक्षी, यानी 2 सिंगल डायरेक्ट रिलेशनशिप्स निकल आई। दूसरा होती है ग्रुप रिलेशन। अब फिर से ध्यान से देखो, पहले जो मिस्टर आशीष डील करेंगे प्रेम के साथ और साक्षी वहां पर प्रेजेंट होंगी, 2 रिलेशंस बन गए ना, ग्रुप बन गया। फिर मिस्टर आशीष जो हैं वो साक्षी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम वहां पर प्रेजेंट है, यानी ए विद एस, यानी आशीष विद साक्षी, और प्रेजेंट कौन है वहां पे? प्रेम, यानी के पी। ये हो गया ग्रुप, यानी यहाँ पर 2 डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप्स भी होगी, क्योंकि एक बंदे के साथ वो डील कर रहे हैं और दूसरा वहां पर प्रेजेंट है। क्रॉस रिलेशनशिप क्या हुई? क्रॉस रिलेशन हुई प्रेम विद साक्षी जो सबऑर्डिनेट है एंड साक्षी विद प्रेम। इस तरीके से 2 हो गई क्रॉस रिलेशनशिप सबऑर्डिनेट्स के बीच में। सो इट मीन्स अगर 2 आपके जूनियर्स होंगे तो 2 जूनियर्स आपको 6 रिलेशनशिप्स देंगे जो आपने डील करनी होंगी। तो ग्रेनेकुलस ने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया जिसे आप देख सकते हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा, कि उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जब बढ़ते हैं अर्थमेटिकली तो रिलेशनशिप्स बढ़ जाती हैं ज्योमेट्रिकली। सो दिस फॉर्मूला हेल्प इन डिटर्मिनिंग कि कितनी रिलेशनशिप्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो आपको 1 के साथ 1 और जैसे मैंने समझाया 2 के साथ 6,
और अगर 6 सबॉर्डिनेट्स हो गए तो 222 रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक सुपीरियर को मैनेज करनी पड़ेंगी। सो विद दिस उन्होंने बोला कि हद से हद 6 लोगों को मैनेज करो और लोअर लेवल वाले 20 लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे मैं आपको लेके आऊंगी नए टॉपिक्स, सो आप वीडियोस देखते रहें। थैंक